एबीपी 24 निष्पक्ष हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के समापन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, राजनीति में वंशवाद की बीमारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में आएंगे तो ये वंशवाद खत्म हो सकता है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, पहले देश में ये धारणा थी कि यदि कोई युवक राजनीति में जाता है तो उसके घर वाले सोचते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि उस समय राजनीति का अर्थ था झगड़ा, फसाद और भ्रष्टाचार। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। हमारे युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर रहे हैं। इसके लिए हम ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व्याप्त हो। इसके साथ ही कानूनी बारीकियां भी मौजूद रहनी चाहिए। हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों तक अपनी ताकत के एहसास से दूर कर दिया था, लेकिन तब उस ताकत को स्वामी विवेकानंद ने याद दिलाया था और हमें हमारी ताकतों का एहसास स्वामी विवेकानंद द्वारा ही हुआ था। स्वामी विवेकानंद का कहना था, निडर, बेबाक, साहसी, आकांक्षी और सच्चे दिल वाला युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वामी विवेकानंद युवा और युवा की शक्ति पर विश्वास करते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा, स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन हम सबको नई प्रेरणा मिलती है और आज का दिन विशेष है क्योंकि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये हॉल हमारे संविधान निर्माण का गवाह है। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर दिल्ली सीमा पर 48 दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच समस्या का समाधान निकालने के लिए 8 दौर की वार्ता आयोजित की जा चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 9वें दौर की वार्ता से पहले कृषि आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने के संकेत देते हुए कहा, जब राज्य इस कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं तो सरकार क्या बात कर रही है? क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है? गतिरोध खत्म होने तक उसे कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जब तक विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा देनी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाएं और बुजुर्ग लोग सड़कों पर हैं। जस्टिस बोबड़े ने कहा, भारत के प्रधान न्यायाधीश बुजुर्गों और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वो प्रदर्शन स्थल से वापस चले जाएं। वरिष्ठ वकील हरीश सल्वे का कहना है, जब कोर्ट कानूनों पर रोक लगाने की बात कर रहा है तो उसे प्रदर्शनों पर भी रोक लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 40 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने कहा, इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई समिति बनाता है तो हम उसके समक्ष पेश नहीं होना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दौर की वार्ता के निष्फल होने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा, हम नहीं चाहते कि किसी की खून की छींटे हमारे हाथों पर पड़ें। क्या आप कानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे या ये काम हम करें? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आंदोलन के मुद्दे को संभालने के तरीके पर काफी निराशा जताई और कहा, आंदोलन में किसी तरह की हिंसा हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आंदोलन में लोग मर रहे हैं और हम इसका हल नहीं निकाल रहे हैं। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कृषि आंदोलन पर भाजपा के नेता विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कल कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भाजपा के सांसद एस मुनीस्वामी ने दिल्ली सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों पर आरोप लगाते हुए कहा, सीमाओं पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं
उन्हें उसके लिए पैसे दिए गए हैं। ये किसान पैसे लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, ये बिचौलिए हैं या फर्जी किसान हैं। ये लोग प्रदर्शन में सिर्फ पिज्जा, बर्गर और KFC खाने आए हैं। दिल्ली सीमा को जिम बना दिया है और अब इनका ड्रामा खत्म होना चाहिए। बता दें कि भाजपा के नेता लगातार कृषि आंदोलन पर टिप्पणियां कर रहे हैं और मनु स्वामी पहले ऐसे भाजपा नेता नहीं है जिन्होंने कृषि आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया है। हाल ही में राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने भी ऐसे ही कुछ बयान देते हुए कहा था, तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तथाकथित किसान किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि खाली समय में चिकन बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं। ये चोर, आतंकी या लुटेरे भी हो सकते हैं। ये किसानों के बीच में छुपे हुए किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। इन लोगों को राष्ट्र हित की चिंता नहीं है और ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसके साथ ही मदन दिलावर ने कृषि आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्ड फ्लू फैलाने का आरोप भी लगाया था। भारत में जहां एक तरफ कोरोना का संकट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वहीं अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। बर्ड फ्लू भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंच गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, ऋषिकेश, राजस्थान, दिल्ली समेत अब बर्ड फ्लू उत्तर प्रदेश में भी फैल गया है, जिस वजह से कानपुर के चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण को लेकर कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आई है। बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में एहतियात बरतनी चाहिए, पर राज्यों को मंडी को बंद या फिर पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, राज्य में बर्ड फ्लू को देखते हुए बाहर से प्रोडक्ट्स और उनकी आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। समान इन्फ्लुएंजा जो पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, लेकिन बर्ड फ्लू इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है। ये केवल उन इंसानों में फैलता है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आते हैं। यदि लोग पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो उन्हें संक्रमण नहीं होगा। प्रदेश सरकार बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरत रही है और इसे फैलने से रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बर्ड फ्लू से महाराष्ट्र में 900 मुर्गियों की मौत हो गई है। प्रशासन ने बर्ड फ्लू के कारण गांव में 8000 से 10,000 पक्षियों को मारकर दफनाने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर दीपक मुगलीकर के अनुसार मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है, जिसके बाद गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मारने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 10 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित जोन घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में एक मेडिकल टीम को भी गठित किया गया है जो गाँव वासियों की जाँच करेगी। राज्य के पशुपालन विभाग के सचिव अनूप कुमार के अनुसार अंडों या चिकन का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रबाड़ी गांव में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों को मारे जाने के बाद पक्षियों की तादाद 225 हो गई है। इन बचे हुए पक्षियों के सैंपल को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। जिले के पशुपालन अधिकारी कोकाने ने बताया, करीब 15,000 पक्षियों को बर्ड फ्लू के कारण मारा जाएगा। बर्ड फ्लू में गुजरात में सूरत और वडोदरा जिले में मृत पाए गए कौओं में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सूरत के बारदोली तुलका से 2 जगहों पर 4 कौओं के सैंपल को भोपाल लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन दोनों जिलों के प्रभावित गाँव के 10 किलोमीटर के इलाके में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो वहीं राजस्थान के 13 जिलों में अब तक 2950 पक्षियों की बर्ड फ्लू के कारण मृत्यु हुई है, जिसमें से 2200 कौवे हैं। प्रदेश के पशुपालन विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह के अनुसार पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके कार्यकर्ता भारी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे। असुद्दीन ओवैसी के आने के आधे घंटे बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। मीडिया से वार्ता के दौरान ओवैसी ने कहा, प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमें 12 बार प्रदेश में आने से रोका गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं और हमने सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। मैं यहां दोस्ती निभाने आया हूं। मीडिया से वार्ता के बाद ओवैसी जौनपुर के लिए रवाना हुए, जहां
ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी का जोरदार स्वागत किया। सुबह सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। पूर्वांचल में ओवैसी की मौजूदगी से सियासी माहौल गर्म हो गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। सेना अध्यक्ष MM नरवाने ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों ही देश भारत के लिए शक्तिशाली खतरा पैदा कर रहे हैं और युद्ध की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता। आगे नरवाने ने कहा, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। समय आने पर पाकिस्तान के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा खड़ा रहा है। उत्तरी सीमा को दोबारा संतुलित करना आवश्यक है और हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में संघर्ष बिंदु हैं, जहां चीन बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है। हम इस चुनौती का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उच्च स्तर की निगरानी की जा रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8 दौर की बैठक हो चुकी है। 9वें दौर की बैठक के लिए तारीख तय की जा रही है ताकि बातचीत के माध्यम से तनाव को समाप्त किया जा सके। सीमा पर तैनात सैनिकों ने सर्दियों की तैयारी कर ली है। हम शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। महामारी के कारण बीते साल भारत ने काफी चुनौतियों का सामना किया है और उत्तरी सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है। हम पहले भी शांति चाहते थे और अभी भी शांति चाहते हैं, लेकिन यदि कोई घटना हुई तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पुणे हवाई अड्डे से रवाना होकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गई है। पुणे जोन 5 की DCP नम्रता पाटिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैक्सीन को पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के साथ रवाना किया गया है। केंद्रीय विमानन मंत्री ने कहा, आज एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस 56.5 लाख वैक्सीन की खुराक के साथ पुणे से भारत के विभिन्न राज्यों में संचालन करेंगे। ये खेप दिल्ली समेत भारत के 12 राज्यों में पहुंचाई जाएगी। इन राज्यों में गुवाहाटी, कोलकाता, शिलोंग, विजयवाड़ा, पटना, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ शामिल है। इन राज्यों के लिए 9 उड़ानें संचालित की गई हैं। स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह के अनुसार स्पाइस जेट ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाई है। कोविशील्ड की पहली खेप का वजन 1088 किलोग्राम रहा और वैक्सीन की 34 पेटियां रही, जिन्हें पुणे से दिल्ली स्पाइस जेट के जरिए लाया गया। SB लॉजिस्टिक के MD संदीप भोसले पर वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाने का जिम्मा था। संदीप ने कहा, पुणे एयरपोर्ट से 8 विमानों द्वारा वैक्सीन को देश के 13 राज्यों में भेजा जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने कहा, वैक्सीन की डोज के ट्रांसपोर्ट से पहले कुछ प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य था, इसलिए वैक्सीन एयरलिफ्ट में देरी हुई है। आगे पूनावाला ने कहा, सरकार को वैक्सीन की पहली 10 करोड़ की खेप 200 रुपए प्रति शीशी के हिसाब से दी जाएगी। उत्तरी पश्चिम भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। 14 जनवरी तक शीतलहर का कहर जारी रहेगा। 14 जनवरी तक तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने ट्वीट के जरिए कहा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि आई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और गिरने की संभावना है। राजस्थान में शीतलहर के चलते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर के
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के केलोंग और काल्पा में तापमान 0 से नीचे 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में बीते सप्ताह में बारिश के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जनवरी के बाद से ही गिरावट दर्ज की गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर दोनों देशों की सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात सैनिकों को मौसम का मिजाज देखते हुए चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को नियंत्रण रेखा से पीछे हटाने का फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीन ने अपने सैनिकों को हटाया है। चीनी सैनिक जिस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से परीक्षण कर रहे थे, वो जगह अब खाली कर दी गई है। पिछले साल मार्च और अप्रैल के महीने में तनाव के मद्देनजर दोनों देशों ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की थी। तनाव के बाद से चीन ने सीमा पर 50,000 सैनिक तैनात किए थे। ठंड के कारण अब इन सैनिकों को पीछे हटाया गया है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के पैगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन की जनमुखी सेना का एक सैनिक पकड़ा गया था, जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। पकड़े गए सैनिक ने अपनी सफाई में कहा था कि वो रास्ता भटक गया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को चीन भारत सीमा पर एक चरवाहे की मदद करने में एक सैनिक कथित तौर पर लापता हो गया था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में 8 महीने से ज्यादा समय से तनाव बना हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,584 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। 167 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1,51,000 को पार कर गया है। 18,385 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 1 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,16,558 है। दुनिया भर में 9.13 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 19.52 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।